Hello guys, let's cover the remaining part. So, the remaining part starts से begin here. कुछ अन्य प्रकार की सत्ता होती है जिनको शक्ति से परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु सहयोग तथा सहमति बनने में वे बेहद प्रभावी होते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण धार्मिक नेता की शक्ति है। यद्यपि कुछ संस्थागत धर्मों ने आंशिक रूप में इस सत्ता को औपचारिक बनाया है, परंतु एक धार्मिक वर्ग के नेता अथवा छोटी संस्थाओं के अल्पसंख्यक धार्मिक वर्ग औपचारिक हुए बिना भी अत्यंत ताकतवर होते हैं। ठीक इसी प्रकार शिक्षाविद, कलाकार, लेखक तथा अन्य बुद्धिजीवी अपने अपने क्षेत्र में बिना औपचारिक हुए काफी शक्तिशाली हैं। यह अपराधी गिरोह के मुखिया के लिए भी सही है कि उसके पास बिना किसी औपचारिक मानदंड के पूर्ण सत्ता होती है। सुस्पष्ट संहिता तथा अनौपचारिक सत्ता में अंतर कानून के बोध में प्रासंगिक है। कानून सुस्पष्ट संहिताबद्ध मानदंडों अथवा नियम होते हैं। यह ज्यादातर लिखे जाते हैं तथा नियम किस प्रकार बनाए अथवा बदले जाने चाहिए अथवा कोई उनको तोड़ता है तो क्या करना चाहिए, इसके लिए भी कानून है। आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में कानून विधायिका द्वारा तैयार किए जाते हैं, जिनका निर्माण चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा होता है। राष्ट्र का कानून वहां की जनता के नाम पर उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है। ये कानून नियमों को बनाते हैं जिनके द्वारा समाज पर शासन किया जाता है। कानून प्रत्येक नागरिक पर लागू होता है, चाहे एक व्यक्ति के रूप में मैं कानून विशेष से सहमत हूं या नहीं। यह नागरिक के रूप में मुझे जोड़ने वाली ताकत है तथा अन्य सभी नागरिकों को उनकी मान्यताओं से हटकर अतः प्रभाव शक्ति के तहत कार्य करता है, परंतु इनमें से अधिकांश शक्ति वास्तव में कानूनी शक्ति अथवा सत्ता होती है, जिसका एक बृहत्तर भाग कानून द्वारा संहिताबद्ध होता है। कानूनी संरचना तथा संस्थागत मदद के कारण सहमति तथा सहयोग नियमित रूप से तथा भरोसे के आधार पर लिया जाता है। यह शक्ति के प्रभाव अक्षेत्र अथवा प्रभावितों को समाप्त नहीं करता। यह उल्लेखनीय है कि किस प्रकार की शक्तियां हैं जो समाज में प्रभावी हैं, हालांकि वे गैर कानूनी हैं, और यदि कानूनी हैं तब कानूनी रूप से संहिताबद्ध नहीं है। यह कानूनी सत्ता तथा अन्य प्रकार की शक्तियां हैं जो सामाजिक व्यवस्था की प्रवृत्ति तथा उसकी गतिशीलता को निर्धारित करती हैं। विवाद, संघर्ष, अपराध तथा हिंसा। प्रभाव शक्ति, कानूनी सत्ता तथा कानून के अस्तित्व का यह अर्थ नहीं है कि हमेशा उनका पालन हो या उनमें माना जाए। आपने पहले ही समाज में संघर्ष तथा प्रतियोगिता के बारे में पढ़ा है। ठीक इसी प्रकार समाज में विवाद के सामान्य प्रकार को जानने की आवश्यकता है। विवाद विस्तृत रूप में असहमति के लिए एक शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ है। प्रतियोगिता तथा संघर्ष इसके अधिक विशिष्ट है तथा असहमति के अन्य प्रकारों को छोड़ देते हैं, जिनका इस प्रकार की परिभाषा में वर्णन न किया जा सके। इसका एक उदाहरण है युवाओं में पाई जाने वाली दोहरी संस्कृति अथवा युवा असंतोष। यह प्रचलित सामाजिक मानदंडों का विरोध अथवा अस्वीकृति है। इन विरोधों की विषय वस्तु बाल अथवा वस्त्रों के फैशन से लेकर भाषा अथवा जीवन शैली कुछ भी हो सकता है। अत्यधिक मानव अथवा परंपरागत प्रतिद्वंदिता का रूप चुनाव होता है, जो राजनीतिक प्रतियोगिता का एक रूप है। विवाद कानून अथवा कानूनी सत्ता से असहमति अथवा विद्रोह भी होता है। खुले तथा लोकतांत्रिक समाज इस प्रकार की असहमति को भिन्न स्तरों तक छूट देते हैं। इस प्रकार की असहमति के लिए स्पष्ट तथा अस्पष्ट दोनों प्रकार की सीमाएं परिभाषित की गई हैं। इन सीमाओं का उल्लंघन किसी न किसी रूप में समाज की प्रतिक्रिया को जानना चाहते हैं, विशेषकर कानून परिवर्तन अधिकारियों की। जैसे कि आप जानते हैं, भारतीयों की तरह एक रहने पर भी हमें एक दूसरे से असहमत होने से नहीं रोक सकते। विभिन्न राजनीतिक दलों की भिन्न कार्यसूचियां होती हैं, यद्यपि वे एक ही संविधान का आदर करते हैं। एक जैसे ट्रैफिक नियमों का ज्ञान सड़क पर जोरदार बहस को रोक नहीं पाता। दूसरी तरफ महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि समाज में कितने अंतर अथवा असहमति को सहन किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर सामाजिक तथा ऐतिहासिक स्थितियों पर निर्भर करता है, परंतु यह समाज में एक महत्वपूर्ण सीमा अंकित करता है। कानूनी तथा गैर कानूनी, वैध तथा अवैध, माननीय तथा अमाननीय सीमाएं। यद्यपि सामान्य रूप से उनमें एक शक्तिशाली नैतिक आरोप होता है। माना जाता है कि अपराध की व्युत्पत्ति कानून से होती है। अपराध एक ऐसा कर्म है जो विद्यमान कानून को तोड़ता है, न ज्यादा न कम। किसी भी क्रिया की नैतिकता केवल इस बात से ही निर्धारित नहीं होती कि इसने विद्यमान कानून को तोड़ा है। यदि विद्यमान कानून न्यायपूर्ण नहीं है, उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति
इसे तोड़ने में उच्च नैतिक कारणों का दावा करता है। ऐसा ही सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेता कर रहे थे। जब गांधी जी ने दांडी में ब्रिटिश सरकार का नमक कानून तोड़ा तो वे एक अपराध कर रहे थे तथा उन्हें इसके लिए गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन उन्होंने इस अपराध को जानबूझकर तथा गर्व के साथ किया तथा भारतीय भी इस पर तथा जिन मूल्यों का वे प्रतिनिधित्व कर रहे थे उस पर गर्व करते थे। वास्तव में केवल एक यही अपराध नहीं था जो किया जा रहा था, यह कई दूसरे प्रकार के अपराध थे जो नैतिकता का दावा नहीं कर सकते। मुख्य बिंदु यह है कि अपराध कानून को तोड़ना है, कानून द्वारा परिभाषित वैध सीमाओं के बाहर जाना है। हिंसा का प्रश्न अपने विस्तृत स्तर पर राज्य की बुनियादी परिभाषा से जुड़ता है। आधुनिक राज्य की एक प्रमुख विशेषता है कि वह अपने कार्यक्षेत्र में वैध हिंसा के प्रयोग पर एकाधिकार समझता है। दूसरे शब्दों में, राज्य सत्तावादी कार्यकारी द्वारा कानूनी तौर पर हिंसा का प्रयोग कर सकता है। परिभाषा के तौर पर अन्य सभी उदाहरण हिंसा के लिए गैर कानूनी है। कुछ अपवादों जैसे असाधारण स्थितियों में अपने आप को बचाने की स्थिति, अतः तकनीकी तौर पर हिंसा की प्रक्रिया प्रत्येक क्रिया को राज्य के खिलाफ देखा जा सकता है। यदि मैं किसी व्यक्ति पर हमला अथवा उसे जान से मार दूं तो राज्य मुझे हिंसा के वैध प्रयोग के एकाधिकार का हनन करने पर अभियोजित करेगा। यह साफ है कि हिंसा सामाजिक व्यवस्था की शत्रु है तथा विरोध का उग्र रूप है जो मात्र कानून का ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण सामाजिक मानदंडों का भी अतिक्रमण करती है। समाज में हिंसा सामाजिक तनाव का प्रतिफल है तथा गंभीर समस्याओं की उपस्थिति को दर्शाती है। यह राज्य की सत्ता को चुनौती भी है। इस अर्थ में वैध शासन की असफलता, सहमति तथा खुले तौर पर संघर्षों का होना है। गांव, कस्बों और नगरों में सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक परिवर्तन। अधिकांश समाजों का वर्गीकरण ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र में किया जाता है, इसलिए जीवन की दशाएं तथा सामाजिक संगठन के रूप इन क्षेत्रों में एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। अतः सामाजिक व्यवस्था के रूप जो इन क्षेत्रों में विद्यमान होते हैं तथा विभिन्न प्रकार के सामाजिक परिवर्तन के प्रकार पाए जाते हैं, जिन्हें समझना काफी महत्वपूर्ण है। हम सब मानते हैं कि एक गांव, कस्बा अथवा नगर का अर्थ क्या है, परंतु क्या हम ठीक तरह से इनमें अंतर स्पष्ट करते हैं? अध्याय 5 में ग्रामीण अध्ययन के अंतर्गत M.N. श्रीनिवास पर हुई चर्चा देखें। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से गांवों का उद्भव सामाजिक संरचना में आए महत्वपूर्ण परिवर्तनों से हुआ, जहां खाना बदोशी जीवन की पद्धति जो शिकार, भोजन, संकलन तथा अस्थायी कृषि पर आधारित थी, का संक्रमण स्थायी जीवन में हुआ। स्थानीय कृषि अथवा कृषि का वह रूप जहां जीविकोपार्जन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं घूमना पड़ता, के साथ सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन आया। भूमि निवेश तथा तकनीकी खोजों ने कृषि में अतिरिक्त उत्पादन की संभावना को जन्म दिया, जो उसके सामाजिक अस्तित्व के लिए अपरिहार्य है। अतः स्थायी कृषि का अर्थ हुआ संपत्ति का जमाव संभव था, जिसके कारण सामाजिक विषमताएं भी आई। अत्यधिक उच्च श्रम विभाजन ने व्यावसायिक विशेषता की आवश्यकता को जन्म दिया। इन सब परिवर्तनों ने मिलकर गांव के उद्भव को एक आकार दिया, जहां लोगों का निवास एक विशिष्ट प्रकार के सामाजिक संगठन पर आधारित था। आर्थिक तथा प्रशासनिक शब्दों में ग्रामीण तथा नगरीय बसावट के दो मुख्य आधार हैं: जनसंख्या का घनत्व तथा कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात। बाह्य आकृति के विपरीत आकार हमेशा निर्णायक नहीं होते। बड़े गांव तथा छोटे शहरों को मात्र उनकी जनसंख्या के आधार पर एक दूसरे से अलग करना कठिन होता है। अतः शहरों तथा नगरों में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है अथवा प्रति इकाई क्षेत्र में लोगों की संख्या जैसे वर्ग किलोमीटर तुलना में गांव। यद्यपि लोगों की संख्या की दृष्टि से वे छोटे होते हैं, परंतु गांवों का विस्तार तुलनात्मक रूप में अधिक बड़े क्षेत्रों में होता है। शहरों तथा नगरों से गांव को उनके आर्थिक प्रारूप में कृषि जन्य क्रियाकलापों में एक बड़े भाग के आधार पर भी अलग किया जाता है। दूसरे शब्दों में, गांवों की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि संबंधी व्यवसाय से जुड़ा है। अधिकांश वस्तुएं कृषि उत्पाद ही होती हैं, जो इनकी आय का प्रमुख स्रोत होता है। मुख्यतः कस्बे तथा नगर में अंतर प्रशासनिक परिभाषा का विषय है। एक कस्बा तथा नगर मुख्यतः एक ही प्रकार के व्यवस्थापन होते हैं, जहां अंतर उनके आकार के आधार पर होता है। एक शहरी संकुलन शब्द जो जनगणना तथा कार्यालय रिपोर्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं, एक ऐसे नगर के संदर्भ में प्रयुक्त होता है जिसके चारों ओर उपनगरीय क्षेत्र तथा उपाश्रित व्यवस्थापन होते हैं। महानगरीय क्षेत्र के अंतर्गत एक से अधिक नगर आते हैं अथवा एक क्रमवार शहरी
व्यवस्थापन जो एक अकेले शहर के कई गुना के बराबर होते हैं। जिस दिशा में आधुनिक समाज का विकास हुआ है, नगरीकरण की प्रक्रिया अधिकतर देशों में देखी जा रही है। यह ऐसी प्रक्रिया है जहां क्रमश नगरीय जनसंख्या का बड़े से बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरों में रहता है। अधिकांश विकसित देश ज्यादातर नगरीय हैं। विकासशील देशों में भी नगरीकरण के प्रति रुझान देखा जा रहा है। यह तीव्र अथवा मध्यम हो सकता है। अगर कोई विशेष कारण न हो, इसे अवरुद्ध नहीं किया जा सकता। अधिकांश संदर्भों में यह प्रक्रिया घटित हो रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की 2007 की रिपोर्ट के अनुसार मानव इतिहास में पहली बार संसार की नगरीय जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या को पीछे छोड़ देगी। भारतीय समाज में भी नगरीकरण की प्रक्रिया देखी जा सकती है। पहली बार संसार की नगरीय जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या को पीछे छोड़ देगी। भारतीय समाज में भी नगरीकरण की प्रक्रिया देखी जा सकती है। स्वतंत्रता के तुरंत बाद नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत 1901 में 11% से थोड़ा कम तथा 1951 में 17% से थोड़ा ज्यादा था। 2001 की जनगणना के अनुसार अब 28% के करीब जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में रहती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग 35% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक परिवर्तन। चूंकि गांवों की वस्तुनिष्ठ स्थिति भिन्न होती है, अतः यह अपेक्षा की जाती है कि सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक परिवर्तन की प्रवृत्ति में भी भिन्नता होगी। गांवों का आकार छोटा होता है, अतः ये अधिकांश व्यक्तिगत संबंधों का अनुमोदन करते हैं। गांव के लोगों द्वारा तकरीबन गांव के ही दूसरे लोगों को देखकर पहचान लेना असामान्य नहीं है। अधिकांश गांव की सामाजिक संरचना परंपरागत तरीकों से चालित होती है। इसलिए संस्थाएं जैसे जाति, धर्म तथा सांस्कृतिक एवं परंपरागत सामाजिक प्रथाओं के दूसरे स्वरूप यहाँ अधिक प्रभावशाली हैं। इन कारणों से जब तक कोई विशेष परिस्थितियां न हो, गांव में परिवर्तन नगरों की अपेक्षा धीमी गति से होती है। इसके लिए अलग से भी कई कारण जिम्मेदार हैं। विभिन्न परिस्थितियां यह सुनिश्चित करती हैं कि समाज के अधीनस्थ समूहों के पास ग्रामीण इलाके में अपनी नगरीय भाइयों की तुलना में अभिव्यक्ति के दायरे बहुत कम होते हैं। गांव में व्यक्ति एक दूसरे से सीधा संबंध होता है, इसलिए व्यक्ति विशेष का समुच्चय के साथ असहमत होना कठिन होता है और इसका उल्लंघन करने वाले को सबक सिखाया जा सकता है। इसके साथ ही प्रभावशाली वर्ग की शक्ति सापेक्ष रूप से कहीं ज्यादा होती है, क्योंकि वे रोजगार के साधनों तथा अधिकांश अन्य संसाधनों को नियंत्रित करते हैं। अतः गरीबों को प्रभावशाली वर्गों पर निर्भर होना पड़ता है, क्योंकि उनके पास रोजगार के अन्य साधन अथवा सहारा नहीं होता। कम जनसंख्या के कारण अधिक व्यक्तियों को संगठित करना कठिन कार्य होता है। विशेषकर इस प्रकार की कोशिश को बलशाली वर्ग से छिपाया नहीं जा सकता तथा जल्द ही उसे दबा दिया जाता है। अंततः संक्षेप में, यदि गांव में पहले से ही मजबूत शक्ति संरचना होती तो उसे उखाड़ फेंकना बहुत कठिन होता। ग्रामीण क्षेत्र में शक्ति संरचना के संदर्भ में होने वाला परिवर्तन और भी धीमा होता है, क्योंकि वहां की सामाजिक व्यवस्था अधिक मजबूत और स्थिर होती है। किसी क्षेत्र में परिवर्तन आने में भी समय लगता है, क्योंकि गांव बिखरे होते हैं तथा पूरी दुनिया से एकीकृत नहीं होते जैसे नगर तथा कस्बे होते हैं। यह सही है। संसार के नए साधन, विशेषकर टेलीफोन तथा टेलीविजन से काफी परिवर्तन आया है। अतः अब संस्कृति पिछड़ापन गांव तथा नगरों के बीच काफी कम या न के बराबर हो गया है। अन्य संचार के साधनों में भी समय के साथ सुधार आया है। इसके कारण मात्र कुछ एक गांव एकांत तथा पिछड़ा होने का दावा कर सकते हैं। ऐसे शब्द जो बिना सोचे समझे भूतकाल में गांवों के साथ जुड़े थे, इसने समाज को और भी गतिशील किया है। निसंदेह कृषि से संबंधित परिवर्तन अथवा कृषकों के सामाजिक संबंधों का ग्रामीण समाजों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अतः भूस्वामित्व की संरचना में आए परिवर्तन पर भूमि सुधार जैसे कदमों का सीधा प्रभाव पड़ा। भारत में स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार के पहले चरण में दूरवासी जमींदारों से स्वामित्व के हक लेकर उन समूहों को दे दिए गए जो वास्तव में भूमि की देखभाल तथा खेती कर रहे थे। इनमें से अधिकांश समूह मध्यवर्ती जातियों से संबंधित थे और यद्यपि वे समय जातर कृषक नहीं थे, पर उन्होंने भूमि पर आधिपत्य जमा लिया। उनकी संख्या के अनुरूप इस तथ्य ने उनके सामाजिक स्तर तथा राजनीतिक शक्ति को बढ़ाया, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए उनके वोट आवश्यक थे। एम.एन. श्रीनिवासन ने इस वर्ग को प्रभावी जातियों के नाम से पुकारा है। कई क्षेत्रीय संदर्भों में प्रभावी जातियां आर्थिक दृष्टि से बेहद शक्तिशाली हो गई थी तथा गांव में उनका वर्चस्व होने के कारण उन्होंने चुनावी राजनीति को प्रभावित किया। आज के संदर्भ में ये प्रभावी जातियां समय अपने से निम्न तथा अत्यधिक पिछड़ी जातियों द्वारा
दृढ़तापूर्वक किए गए विद्रोह से समय भी जूझ रही हैं। इस कारण कई राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु में प्रमुख सामाजिक आंदोलनों की प्रवृत्ति देखी जा रही है। इस प्रकार कृषि की तकनीकी प्रणाली में परिवर्तन ने भी ग्रामीण समाज पर व्यापक तथा तात्कालिक प्रभाव डाला है। नई मशीनरी के प्रयोग से श्रम में बचत होती तथा फसलों की नवीन पद्धति इत्यादि के कारण मजदूर की मांग में परिवर्तन अपेक्षित होगा तथा इसके कारण विभिन्न सामाजिक समूहों जैसे जमींदार तथा मजदूरों के बीच मोलभाव की सापेक्षिक ताकतों में परिवर्तन आए। यदि वे प्रत्यक्ष रूप से मजदूरों की मांग को प्रभावित न भी करते हों, तकनीकी तथा आर्थिक परिवर्तन विभिन्न समूहों की आर्थिक शक्ति को परिवर्तित कर सकते हैं और इस प्रकार परिवर्तनों की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। कृषि की कीमतों में आकस्मिक उतार चढ़ाव, सूखा अथवा बाढ़ ग्रामीण समाज में विप्लव मचा देते हैं। भारत में किसानों द्वारा हाल ही में की गई आत्महत्या की संख्या में वृद्धि इसके कारण है। वहीं दूसरी तरफ बड़े स्तर पर विकास कार्यक्रम जो निर्धन ग्रामीणों को ध्यान में रखकर चलाए जाते हैं, उनका भी काफी असर पड़ता है। इसका एक बढ़िया उदाहरण 2005 का राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। नगरीय क्षेत्रों में सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक परिवर्तन। यह सर्वविदित है कि नगर अपने आप में बेहद प्राचीन है। ये प्राचीन समाज में भी थे। नगरवाद जनसमूह के एक बड़े भाग की जीवन पद्धति के रूप में आधुनिक घटना है। आधुनिक काल से पहले व्यापार, धर्म तथा युद्ध कुछ महत्वपूर्ण कारण थे जो नगरों की महत्ता तथा स्थिति तय करते थे। ऐसे नगर जो मुख्य व्यापार मार्ग, आत्मपतन और बंदरगाहों के किनारे बसे थे, प्राकृतिक रूप में लाभ की स्थिति में थे। इस प्रकार वह नगर जो सामरिक दृष्टि से बेहतरीन रूप में स्थित थे, आखिर में धार्मिक स्थल अधिक संख्या में भक्तों को आकर्षित करते थे और इस प्रकार नगर अर्थव्यवस्था को सहारा देते थे। भारत में भी प्राचीन नगरों के उदाहरण देखे जा अन्य सकते हैं। जैसे असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा मध्यकालीन व्यावसायिक नगर तेजपुर अथवा कोझिकोड पहले कालीकट नाम से जाना जाता था, जो उत्तरी केरल में अरब महासागर पर स्थित है। हमारे पास मंदिर, नगरों तथा धर्म स्थानों के कई उदाहरण हैं। जैसे राजस्थान में अजमेर, उत्तर प्रदेश में वाराणसी, बनारस तथा काशी के नाम से भी जाना जाता है, तथा तमिलनाडु में मदुरई। जैसा कि समाजशास्त्रियों ने स्पष्ट किया है, नगरीय जीवन तथा आधुनिकता दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वास्तव में प्रत्येक को दूसरे की अंतर अभिव्यक्ति माना जाता है। हालांकि यहाँ बहुत अधिक तथा सघन जनसंख्या निवास करती है तथा चूंकि ये इतिहास में जन राजनीति के स्थल के रूप में जाने जाते हैं, नगर को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र भी माना जाता है। अज्ञानता तथा सुविधाओं का सम्मिश्रण तथा साथ ही एक ऐसी संस्था जिसे बड़ी संख्या में लोग अपना सकें। नगर व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए अंतहीन संभावनाएं प्रदान करता है। गांव जहां व्यक्ति वादित को हतोत्साहित करता है तथा अधिक दे नहीं सकता, नगर व्यक्ति का पोषण करता है। यद्यपि अधिकांश कलाकारों, लेखकों तथा मनीषियों ने जब नगर को व्यक्ति का स्वर्ग कहा तो वे गलत नहीं थे, लेकिन यह भी सत्य है कि स्वतंत्रता तथा अवसर केवल कुछ व्यक्तियों को ही प्राप्त है। उपयुक्त तरीके से केवल सामाजिक तथा आर्थिक विशेष अधिकार प्राप्त अल्पसंख्यक ही विलासी, पूर्ण रूपेण उन्मुक्त तथा संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। अधिकतर व्यक्ति जो नगरों में रहते हैं बाध्यताओं में ही सीमित रहते हैं तथा उन्हें सापेक्षिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती। यह परिचित सामाजिक तथा आर्थिक बाध्यताएं विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूहों की सदस्यता द्वारा लगाई जाती है। जैसे कि आप पूर्व अध्याय में पढ़ चुके हैं, नगर भी समूह पहचान के विकास को प्रतिपालित करते हैं जो विभिन्न कारकों जैसे प्रजाति, धर्म, नरजातीय, जाति, प्रदेश तथा समूह प्रत्येक कस्बे के शहरी जीवन का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं। वास्तव में कम स्थान में अत्यधिक लोगों का जमाव पहचान को और तीव्र करता है तथा उन्हें अस्तित्व, प्रतिरोध तथा दृढ़ता की रणनीति का अभिन्न अंग मानता है। नगरों तथा कस्बों के अधिकांश महत्वपूर्ण मुद्दे तथा समस्याओं का संबंध स्थान के प्रश्न से जुड़ा है। जनसंख्या का उच्च घनत्व स्थान के अधिमूल्य पर अत्यधिक जोर देता है तथा रहने के स्थान की बहुत जटिल समस्या उत्पन्न करता है। नगरीय सामाजिक व्यवस्था का प्राथमिक कार्य है कि नगर की स्थानिक जीवन क्षमता को आश्वस्त करे। इसका क्षेत्र है कि संगठन तथा प्रबंधन कुछ चीजों को जैसे निवास तथा आवासीय पद्धति, जन यातायात के साधन उपलब्ध करा सके ताकि कर्मचारियों की बड़ी संख्या को कार्यस्थल से लाया जाए तथा ले जाया जा सके। आवासीय, सरकारी तथा औद्योगिक भूमि उपयोग क्षेत्र के सह अस्तित्व की व्यवस्था तथा अंत में जन स्वास्थ्य व्यवस्था, पुलिस, जन सुरक्षा तथा कस्बे के शासन पर नियंत्रण की आवश्यकता। इनमें से प्रत्येक कार्य अपने आप में एक बृहद उपक्रम है तथा योजना
क्रियान्विति और रखरखाव को दुर्जय चुनौती देता है। इसे और जटिल बनाते हैं वे कार्य जो समूह, निर्जातीयता, धर्म, जाति इत्यादि के विभाजन तथा तनाव से न केवल बड़ी जुड़े बल्कि सक्रिय भी होते हैं। उदाहरण के तौर पर कस्बे में आवास का प्रश्न अपने साथ कई अन्य समस्याएं भी लाता है। गरीबों के लिए आवास की समस्या, बेघर तथा सड़क पर चलने वाले लोग इस प्रक्रिया को जन्म देते हैं, जो सड़कों, फुटपाथों, पुलों तथा फ्लाईओवर के नीचे खाली बिल्डिंगों तथा अन्य खाली स्थानों पर रहते हैं तथा जीवन यापन करते हैं। यह इन बस्तियों के जन्म का एक महत्वपूर्ण कारण भी है। यद्यपि कार्यालयीय परिभाषा भिन्न हो सकती है। एक बस्ती में भीड़ भाड़ तथा गिच पिच वाला रिहायशी इलाका होता है, जहां जन सुविधाओं, साफ सफाई, पानी, बिजली इत्यादि का अभाव तथा घरों के निर्माण में प्लास्टिक की चादर तथा कार्डबोर्ड से लेकर बहुमंजिली ढांचों में प्रयुक्त कंक्रीट का प्रयोग होता है, क्योंकि यहाँ स्थायी संपत्ति का अधिकार दूसरे स्थानों की तरह नहीं होता। अतः बस्तियां दाताओं की जन्मभूमि होती है, जो उन लोगों पर अपना बलात् अधिकार दिखाते हैं जो वहां रहते हैं। बस्ती अक्षेत्र पर अधिकार प्राकृतिक रूप से दूसरे तरीकों के गैर कानूनी धंधों, अपराधों तथा भूमि संबंधित गैंग के अड्डे बन जाते हैं। पूरे विश्व में व्याप्त गेटेड समुदाय जैसे वृत्ति भारतीय शहरों में भी देखी जा सकती है। इसका अर्थ है एक समृद्ध प्रतिवेशी पड़ोसी का निर्माण जो अपने परिवेश से दीवारों तथा प्रवेश द्वारों से अलग होता है, जहां प्रवेश तथा निकास नियंत्रित होता है। अधिकांश ऐसे समुदायों की अपनी समांतर नागरिक सुविधाएं जैसे पानी और बिजली सप्लाई, पुलिस तथा सुरक्षा भी होती है। अतः आवासीय प्रतिमान नगरीय अर्थव्यवस्था से निर्णायक रूप से जुड़े हैं। नगरीय परिवहन व्यवस्था प्रत्यक्ष तथा गंभीर रूप से आवासीय क्षेत्र के सापेक्ष औद्योगिक तथा वाणिज्यिक कार्यस्थलों से प्रभावित हुई। अगर ये दूर दराज स्थित होते, जैसा कि अक्सर होता है, ऐसी स्थिति में बृहत जन परिवहन प्रणाली के निर्माण तथा उसके रखरखाव की आवश्यकता है। सफर करना जीवन की एक शैली हो जाती है तथा विच्छेदन का हमेशा के लिए जरिया बन जाता है। परिवहन व्यवस्था का नगर में काम करने वालों की जीवन की गुणवत्ता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। सड़क परिवहन पर भरोसा सरकार के बजाय निजी साधनों जैसे बस की अपेक्षा कार के प्रयोग से ट्रैफिक के जमाव तथा वाहन प्रदूषण की समस्या पैदा होती है। उपरोक्त चर्चा से यह होगा कि रहने के स्थान के आवंटन जैसे सरल मुद्दा वास्तव में बेहद जटिल तथा नगरीय समाज के बहुआयामी पक्ष को दर्शाता है। नगरीय क्षेत्र में सामाजिक परिवर्तन के रूप तथा तत्व के स्थान के केंद्रीय प्रश्न के संदर्भ में बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। परिवर्तन का एक प्रत्यक्ष व प्रचलित तत्व किसी विशेष प्रतिवेशी तथा स्थान द्वारा उच्च तथा निम्नता का अनुभव है। पूरे विश्व में नगरीय केंद्र अथवा मूल नगर का केंद्रीय क्षेत्र के जीवन में बहुत से परिवर्तन आए। नगर के शक्ति केंद्र 19वीं तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक बने रहने के पश्चात नगरीय केंद्र का पतन 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक हुआ। यह उपनगर के विकास का समय भी था, क्योंकि कई विभिन्न कारणों से संपन्न वर्ग ने नगरों के अंदरूनी भाग से पलायन किया था। आज पश्चिम के अधिकांश देशों में नगरीय केंद्र का पुनरुत्थान हो रहा है तथा यह सामुदायिक जीवन को पुनः प्रारंभ करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। इससे संबंधित घटना बदरीकरण से है, जो प्रतिवेश के पूर्ववत निम्न वर्ग का मध्यम अथवा उच्च वर्ग के परिवर्तित रूपों को इंगित करता है। जैसे जैसे भूमि की कीमतों में वृद्धि हुई, यह उद्यमियों के लिए अधिक लाभदायी साबित हुआ तथा इन्होंने इस परिवर्तन को प्रभावित करने का प्रयत्न किया। किसी बिंदु पर प्रचार संतुष्टि देने वाला होता है, क्योंकि जैसे किराए की दर बढ़ती है तथा वो बस्ती ने एक न्यूनतम निर्णायक व्यापार तथा निवासी का रूप अपना लिया। परंतु कभी कभी यह कोशिश बेकार भी जाती है, जिससे प्रतिवेश का स्तर गिर जाता है तथा वह अपनी पुरानी स्थिति में पहुंच जाता है। जन परिवहन के साधनों में परिवर्तन नगरों में सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं। समर्थ, कार्यकुशल तथा सुरक्षित जन परिवहन शहरी जीवन में भारी परिवर्तन लाते हैं तथा नगर की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने के साथ ही साथ उसके सामाजिक रूप को भी आकार प्रदान करते हैं। जैसे लंदन अथवा न्यूयॉर्क तथा वे नगर जो निजी परिवहन पर मुख्यतः निर्भर करते हैं, जैसे लॉस एंजलिस के अंतर पर काफी कुछ लिखा है, यह देखा जाना बाकी है। उदाहरण के लिए दिल्ली की नई मेट्रो रेल इस शहर के सामाजिक जीवन में कितना परिवर्तन ला रही है। परंतु मुख्य मुद्दा जो नगरों के सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है, वह है तीव्र गति से नगरीकरण की ओर अग्रसित भारत जैसे देश। यहाँ जो ध्यान देने की बात होगी वह यह है कि नगर जनसंख्या में लगातार वृद्धि के आगे किस तरह से टिक सकेंगे।
विशेष तौर पर जब प्रवासियों द्वारा यहाँ की जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि सघन हो रही है। अब शब्दावली। सीमा शुल्क, आयात कर, किसी देश में वस्तुओं के आने और जाने पर लगाया जाने वाला कर। इससे वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है और इसकी तुलना में सब उत्पादित वस्तुओं की इससे प्रतियोगिता कम हो जाती है। प्रभुत्व जातियां, इस शब्द का देन का श्रेय एम श्रीनिवासन को जाता है। इसमें वे जमींदार बिचौली जातियां आती हैं जो संख्या में अधिक होने के कारण अपने क्षेत्र में राजनीतिक प्रभुत्व संपन्न होती हैं। संरक्षित समुदाय, नगरीय क्षेत्र में सामान्यतः उच्च अथवा संपन्न वर्ग अपने चारों ओर एक घेराबंदी कर लेते हैं जिससे आने जाने पर नियंत्रण रखा जा सके। बदरीकरण, जेंट्रिफिकेशन, इस शब्द का प्रयोग निम्न वर्ग नगर प्रतिवेश का मध्यम अथवा उच्च वर्गीय प्रतिवेश में बदल जाने के लिए किया जाता है। गैंटोकरण, सामान्यतः यह शब्द मध्य यूरोपीय शहरों में यहूदियों की बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता है। आज के संदर्भ में यह विशिष्ट धर्म, निर्जाति, जाति या समान पहचान वाले लोगों के साथ रहने को इंगित करता है। गैंटोकरण की प्रक्रिया में मिश्रित विशेषताओं वाले पड़ोस के स्थान पर एक समुदाय पड़ोसी में बदलाव का होना है। वैधता, वैधता बनाने की प्रक्रिया अथवा किसी आधार पर किसी वस्तु को वैध मानना, जैसे संगत, सही, न्यायिक, ठीक इत्यादि। समूह संक्रमण, मास ट्रांजिट, शहरों में आवागमन का साधन जिसमें बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना होता है। जन परिवहन, तीव्र गति से चलने वाले परिवहन के साधन जिससे लोग अधिक संख्या में सफर कर सकें। Okay guys, thank you so much for this session. Meet you soon in the next session. Till that time, take care and bye.